मित्रों नमस्कार। दिल्ली में एक कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी में पानी भरने से 3 एस्पिरेंट जो 3 हमारे देश के भविष्य बन सकते थे, उनकी दर्दनाक मौत हो गई और एक बड़ा भारी इशू बना हुआ है। इस पर एक विचार करने की ज़रूरत है कि दुर्घटना अफसोसजनक होती है, दुखद होती है, किसी परिवार का चिराग बुझ सकता है। और जब दुर्घटना होती है तब हम लोग शुरू करते हैं, तब उसकी तैयारी करते हैं कि भविष्य में ऐसी दुर्घटना ना हो, लेकिन फिर भी दुर्घटनाएं होती हैं, लगातार होती हैं। हमको जो 2-3 बातें हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। एक तो हमारी जो कोचिंग सिस्टम है, इसको लोग खूब गाली देते हैं, खूब आलोचना करते हैं कि ऐसा क्यों है, कोचिंग सिस्टम ठीक नहीं है, भ्रष्ट है, पैसे कमा रहे हैं, लूट रहे हैं। अभी नीट का जो भ्रष्टाचार हुआ है उसमें 2 कोचिंग एजेंसियों के नाम आए, जो एजेंसी हैं। पर मुझे लगता है कि आपको थोड़ा पॉजिटिव भी सोचना चाहिए कि कोचिंग सेंटर का उभार क्यों हुआ। अगर हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है अगर ये ठीक होता तो फिर कोचिंग सिस्टम क्यों होते। अगर हमारे यहाँ जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है अगर ये नहीं होते तो शायद ये कोचिंग नहीं होते। क्योंकि दरअसल सोचना पड़ेगा कि हमारी पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है और हमारी जो चाहे नीट यानी मेडिकल की सीटें देखिए, एक ज़माने में इंजीनियरिंग सीटें नहीं होती थी, और जब इंजीनियरिंग की सीटें बढ़ी कुकरमुत्ते की तरह, जब इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए तो फिर लोगों ने इंजीनियरिंग छोड़ दी। क्यों? कि उनको 10,000 5,000 रुपये की नौकरी मिलनी शुरू हो गई। IIT को छोड़ दें तो बाकी इंजीनियरों का हाल क्या है आप पूछिए। सारे इंजीनियर या तो वो बैंकों की नौकरी कर रहे हैं या आजकल वीडियो बना रहे हैं या आप इन्फ्लुएंसर बने हुए, यूट्यूबर बने हुए। मोस्टली जितने बड़े यूट्यूबर हैं जो पैसा कमा रहे हैं वो सब इंजीनियर हैं। और इसके लिए मुझे लगता है कि हमारा सिस्टम जिम्मेदार है कि एक बच्चा उसके मन में है डॉक्टर बनने की, उसका एडमिशन नहीं होता वो बेचारा इंजीनियरिंग करता है। अगर इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं होता तो लॉ करता है, वकील बनता है। अगर वहाँ एडमिशन नहीं होता है तो BA करता है, और फिर और कुछ नहीं होता तो सिविल सर्विस की तैयारी करता है, फिर वो IAS बनता है। तो हमारे यहाँ जो वो बनना चाहता है वो नहीं मिलता। तो ये सिस्टम है, इसलिए कोचिंग सिस्टम आया। और हमारे यहाँ कोचिंग सिस्टम, मैं कहूँगा कि अगर हम ओल्ड राजेंद्र नगर की बात करें, जिसको ORN भी बोलते थे एक ज़माने में, अभी तो वो शिफ्ट हो गया है और आपके जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है मुखर्जी नगर चला गया मामला। मुखर्जी नगर और बुराड़ी अभी सेंटर वहाँ चले गए और ये कमर्शियल भी हो गए, टोटली कमर्शियल हो गए। लेकिन जो एक्चुअल जो IAS की कोचिंग होती थी वो होती थी ओल्ड राजेंद्र नगर में, करोल बाग की जो कोचिंग थी। एक से एक इंस्टीट्यूट होते थे और उसमें जो क्रीम जाते थे बच्चे, और जो वहाँ कोचिंग क्रीम के मतलब कोचिंग देने वाले भी क्रीम होते थे और कोचिंग लेने वाले भी क्रीम होते थे। वहाँ फालतू लोग नहीं आते थे। तो ये कि भविष्य है कि हमारी जो सिस्टम है उसने कोचिंग सिस्टम को जन्म दिया और कोचिंग सिस्टम से बहुत अच्छे स्टूडेंट निकल के आए जिन्होंने फिर देश में नाम कमाया, बड़े बड़े IAS बने, IPS, और JEE जिन्होंने किया वो इंजीनियर बने या डॉक्टर बने। लेकिन अभी चूँकि कमर्शियल हो गया तो उसमें पैसा आने लगे, लोगों ने लूट मचानी शुरू कर दी, कई वहाँ फीस कई गुना कर दी। यानी अगर आप किसी एक इंस्टीट्यूट में जाएं, अगर आप इंजीनियरिंग की फ़ीस देखें तो आपको लगेगा कि 3.5 लाख 4 लाख से कम नहीं है कहीं भी। ये तो मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, 3.5-4 लाख से ऊपर ही है। किसी आप सिविल सर्विस की जहाँ कोचिंग है वहाँ जाइए, आप 3.5 लाख से कम आपको कहीं नहीं मिलेगा। JEE, नीट, इन सब के 3.5-4 लाख 5 लाख 6 लाख तक की फ़ीस है। तो हमारे यहाँ जो कोचिंग सिस्टम है हमारे देश का वो 58,000 रुपये का है। पता है आपको? 58,000। और ये 20% CGAR की तरीके से ग्रोथ रेट से बढ़ रही है। और 2025 तक इसका अनुमान है कि ये 2025 से 2028 के बीच में 1,30,000 करोड़ रुपए का बिजनेस होने वाला है। अब जो दिल्ली में घटना घटी है उसको लेकर बहुत लोग बड़ी आलोचना कर रहे हैं कि 3 बच्चों की डेथ होगी, बहुत दुखद है। लेकिन मेरा कहना है कि ये एक दुर्घटना है और इस दुर्घटना के कारणों की जांच का पता करना चाहिए। और जो आज मैंने देखा कि 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया, एक तो उसके कोचिंग सेंटर के CEO और एक 2 दूसरे उसके कोऑर्डिनेटर हैं, उन 2 लोगों को अरेस्ट किया है। मेरा सवाल है कि जब रेल दुर्घटना होती है या हवाई जहाज़ की दुर्घटना होती है तो आप किसी मंत्री को अरेस्ट करते हैं क्या? दुर्घटना तो दुर्घटना है,
दुर्घटना को जायज़ नहीं ठहराया जा सकता, दुर्घटना का कोई फेवर नहीं कर सकता है, दुर्घटना के कारणों की जांच होनी चाहिए। लेकिन किसी को अरेस्ट करने का तो मुझे नहीं लगता कि कोई ये लॉजिक बनता है, क्योंकि उन्होंने एक कोचिंग सेंटर बना रखा था, एक लाइब्रेरी बना रखी थी, वहाँ बच्चे पढ़ रहे थे। ये दुर्घटना थी कि पानी भरा और 3 मिनट में ही 12 फीट पानी भर गया। ये बहुत दुखद था। और जिन लोगों ने पानी छोड़ा, जिन लोगों ने पानी भरा, जो वहाँ वाटर लॉगिंग हुई बारिश के कारण, या जो पाइप फटा वाटर लॉगिंग हुई, वो लोग जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और एक्शन में क्या, सुधार होना चाहिए। मतलब कि दुर्घटना ये कि लापरवाही थी, और इस लापरवाही में सीईओ को या उसको अरेस्ट करना, मैं इसके फेवर में मैं व्यक्तिगत तौर पर नहीं हूँ। और अक्सर हमने देखा कि जब भी प्राइवेट जगह कहीं भी दुर्घटना घटती है, कहीं टेंट में कहीं आग लगती है, तुरंत आप उसको अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन जब गवर्नमेंट में जब आग लगती है या दुर्घटना होती है, तब उनको क्यों नहीं अरेस्ट करते? क्योंकि दुर्घटना तो दुर्घटना ही है। तो ये कोचिंग का जो बिज़नेस है, आप कोचिंग के बिज़नेस को पॉजिटिव वे में देखिए कि आपके बच्चों को, आपके जो प्राइमरी के बच्चे से लेकर और जो मेडिकल कर रहे हैं, जो सिविल सर्विस की तैयारी करें, वहाँ तक तैयार कर रहे हैं। और आप देखिए जो बच्चे कोचिंग लेते हैं वो फेल नहीं होते हैं। वो आईएएस ना बने, लेकिन आईएएस नहीं बने तो वो कोचिंग करते हैं, खुद अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलते हैं। वो उनके अंदर इतनी एम्पावरमेंट हो जाती है, वो इतने सक्षम हो जाते हैं कि वो या तो पढ़ाने लग जाते हैं, पत्रकार बन जाते हैं, और या अपना ही कोचिंग सेंटर खोल लेते हैं। यानी वो सक्षम बन जाते हैं। वो सड़कों पर नहीं घूमते फालतू बेरोजगारों की तरह, या शराब पी के, दारू पी के नहीं घूमते हैं। तो इसलिए इन कोचिंग सेंटरों का सम्मान करना चाहिए। जो कमियां हैं, जो डेफिशिएंसी हैं, उनको दूर करना चाहिए। और मैं इसके बिल्कुल फेवर नहीं हूँ कि आप प्राइवेट के दुर्घटना घटती है तो आप जेल भेज दो, जो सरकार की दुर्घटना होती है तो आप नहीं भेजते हो। फिर आप एक कमेटी की जांच करने के लिए बैठ जाते हो। अभी इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, इसलिए जो कमियां हैं उनको दूर करिए। और जो जिनकी बच्चों की मौत हो गई है, वो पीड़ा है और उसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। लेकिन सरकारों को, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, उनको ज़रूर इसमें मदद करनी चाहिए और उन परिवारों के लिए एक्स ग्रेशिया घोषणा करनी चाहिए। जैसे रेलवे में जब दुर्घटना घटती है तो उनको होती है, और या जैसे अगर कोई वैसी घटना घट जाए, अभी किसी झुग्गी में आग लग जाए, तो दिल्ली सरकार के मंत्री तुरंत वहाँ जाके उनको पैसा देंगे। इनको भी देना चाहिए। एक परिवार का बहुत बड़ा लॉस हुआ है, तो इस लॉस की भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन कुछ आर्थिक मदद हो सकती है। और मित्रों, ये दूसरा सवाल इसमें ये भी है कि जो टाउन प्लानिंग है हमारे शहरों की, दिल्ली ही नहीं, कितनी अव्यवस्थित ये दिल्ली बस रही है, कितनी अव्यवस्थित तरीके से मार्केट बस रहे हैं, कितनी अव्यवस्थित तरीके से मकान बन रहे हैं। कोई प्लानिंग नहीं। जिसका मन है जैसा मकान बना रहा है, जहाँ कब्जे कर रहा है, कहीं नीचे खोद रहा है, कहीं ऊपर चढ़ा रहा है। कोई प्लानिंग नहीं कि किस कॉलोनी में कितने ऊंचे मकान बनने चाहिए, बेसमेंट की परमिशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। बेसमेंट की परमिशन तब होती है जब नए मकान बनते हैं। आजकल आप देखिए कि पुराने शहर हैं, जो पुराने कॉलोनियाँ हैं, जो कि वो कंजेस्टेड हो चुकी हैं, सेचुरेटेड हो चुकी हैं, तो लोग वहीं बिल्डर उनके घरों को तोड़ कर फिर नीचे से ऊपर बेसमेंट, दो बेसमेंट बना के उनको घर बना रहे हैं, और फिर अगल बगल के मकान कमज़ोर पड़ रहे हैं। तो टाउन प्लानिंग के बारे में ज़रूर विचार करना चाहिए। पर्यावरण के बारे में विचार करना चाहिए कि आपका सीवर पानी कहाँ से आएगा, और जो पानी यूज़ करेंगे, जो सीवर होगा, जो कचरा होगा, वो कहाँ जाएगा। टाउन प्लानिंग पूरी होती है कि जो ठोस कूड़ा होता है, जो अपशिष्ट होता है, जो आप उसका निदान कैसे होगा, उसको आप कैसे ठिकाने लगाओगे, उस पर भी विचार करना चाहिए। तो अभी के लिए इतना। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।